नमस्कार साथियों। आज यूपी ट्रिपल एस एएसओ के कॉमर्स सब्जेक्ट का पहला टॉपिक जो है आपका अकाउंटिंग, उससे संबंधित ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि इससे पहले हम लोग सिलेबस पर डिस्कस कर चुके थे और उसमें हम लोग ने चीज़ों को देखा था कि यूपी ट्रिपल एस एएसओ में कुल 4 खंड में यानी भाग 1 में 3 खंड थे और भाग 2 में 1 खंड को डिफाइन किया गया है, जिसमें से पहला भाग 1 में ए है हिंदी, फिर आपका आ जाता है क्या कहते हैं स्टैटिक्स के जो पार्ट्स हैं उसको डिफाइन किया गया है और आपका जीएस। तो यहाँ पे हम लोग भाग 2 के जो कॉमर्स वाला पोर्शन है या कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनके सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो उसमें कॉमर्स में आपका जो दिया है पहला चैप्टर वो है अकाउंटिंग। अगर आप लोग को सिलेबस नहीं पता है या जिनको पास सिलेबस की जानकारी अभी नहीं है वो इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग में पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक दिया गया है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, या हिंदी में कहें जिसे हम लोग हिंदी में सिंपली कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि जो आपकी प्रथाएं हैं या कह सकते हैं अवधारणाएं, धारणाएं एवं प्रथाएं, इन दोनों को हम लोग को समझना है। अगर हम लोग सिंपली बात करें शुरुआत से, तो अकाउंटिंग जो शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। अकाउंटिंग जो शुरुआत की गई थी वो आज के आधुनिक रूप में जैसा है वैसा स्टार्ट नहीं की गई थी। शुरुआत में इसे हम लोग केवल अपनी लेखा जानकारियों को रखना तक ही क्या रखा जाता था, सीमित रखा जाता था, और उससे हम भविष्य में कोई जानकारी निकाल सकें इतना ही काम किया जाता था, जो अकाउंटिंग नहीं कहलाती थी। आज का जो हम लोग बही खाता शब्द पढ़ते हैं या इंग्लिश में बोले बुक कीपिंग, वही क्या था पहले, वही को अकाउंटिंग मान लिया जाता था। तो अकाउंटिंग या कह सकते हैं अकाउंटिंग को 2 भागों में या डिफाइन किया गया है या 2 भागों को मिला के अकाउंटिंग हम कह सकते हैं। तो पहला चीज ही है बुक कीपिंग और दूसरा है आपका अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग लेखा शास्त्र भी बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में पुस्त पालन। तो अगर हम लोग बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का तात्पर्य है केवल आपका लेखाओं की जानकारी रखना किसी पुस्तक में और उस जानकारी को भविष्य के लिए संभाल के रखना ही क्या कहलाता था, बुक कीपिंग कहलाता था। और लेखा शास्त्र बुक कीपिंग के बाद की क्रिया है जिसमें हम लोग बुक कीपिंग की मदद से या उस लेखों की मदद से उसका सारांश निकालते थे, या सारांश में हम लोग कह सकते हैं कि लाभ हानि खाता या अंतिम चिट्ठा बनाते थे, उसको हम लोग लेखा शास्त्र के अंतर्गत समझते हैं। पर अगर हम लोग एक दूसरे पहलू से इसको समझें तो सबसे पहले किसी लेखा को या कोई भी विनिमय, लेखा की शुरुआत कहाँ से होगी, किसी भी विनिमय से। कोई भी व्यापार में विनिमय अगर होता है तो वहां से उस लेखे की शुरुआत होगी, और इस लेखे को हम लोग सबसे पहले जहां पे करते हैं ये क्या है, वो बुक कीपिंग है। इस लेखे से हम लोग क्या बनाते हैं, अब इस लेखे से ही हम लोग इसका या कह सकते हैं इस लेखे को हम लोग जर्नल में डिफाइन करते हैं, वही लेखा उसी को जर्नल कहा जाता है। उस जर्नल से हम लोग उसका क्या बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं। इस खाता बही से हमें क्या करना रहता है,
अलग अलग चीज़ों की जितने भी जर्नल्स में बहुत ढेर सारे मद आ जाते हैं, तो उनको हम लोग एक ग्रुप में रखना ही खाता बही में हम लोग कहना दें। इस खाता बही में हम लोग अलग अलग खाते बनाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से खाते हैं तो अभी हम लोग उसको जानकारी करेंगे। उसके बाद हम लोग इस खाता बही से एक तलपट का निर्माण करते हैं, और तलपट के बाद हम लोग लाभ हानि खाते को बनाते हैं। इस लाभ हानि खाते के बाद हम लोग अंतिम चिट्ठा या अंतिम खाते बनाते हैं। इस अंतिम खाते में का मतलब ये दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत एक विनिमय की जर्नल से होती है, फिर उस जर्नल से खाता बही बनती है, और उस खाता बही से तलपट और लाभ हानि, फिर अंतिम चिट्ठा। अब अगर हम लोग बात कर लें कि लेखांकन की जो शुरुआत आपकी नॉर्मली शुरुआत हुई, तो उसमें अवधारणाएं और प्रथाओं का क्या योगदान था। हम लोग सिलेबस के अंतर ही चलेंगे, ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरी होकर वर्ड्स में जाना वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अवधारणाएं तथा प्रथाएं से समझें, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अवधारणाएं प्रथाओं को अगर सिंपली कहा जाए तो इन दोनों को मिला के ही क्या कहा जाता है, सिद्धांत। और ये सिद्धांत ही अकाउंटिंग की क्या है, अकाउंटिंग की भाषा है। सिंपली समझें कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए कोई लैंग्वेज ऐसी हो जो सभी लोग समझ सकें और सभी लोग उसका अनुपालन कर सके। तो इस सिद्धांत को ही लेखांकन की क्या कहा जाता है, भाषा। और इस सिद्धांत में ही दो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, जिसे हम लोग पहला क्या समझते हैं, कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में कितनी कन्वेंशन है ये भी हम लोग समझेंगे, या सीधे हिंदी में हम लोग बोलें इसे प्रथा। और दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं अवधारणा। अब हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट में किन किन कॉन्सेप्टों को रखा गया है, उसको बाकायदे हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे हम ये भी बताते चलेंगे कि किससे क्वेश्चंस, किस प्रथाओं से या किस अवधारणाओं से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहली और सबसे मुख्य जो प्रथा है वो आपकी है रूढ़िवादिता की प्रथा, जिसे हम लोग रूढ़िवादिता की प्रथा बोलते हैं। रूढ़िवादिता की प्रथाएं, इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोले तो कंजर्वेशन आपकी, ये एक रूढ़िवादी प्रथा, ये कह सकते हैं रूढ़िवादिता का प्रथा। ये प्रथा क्या होती है, इसको हमको समझना है। सिंपली ये रूढ़िवादी से आपका जहाँ तक समझते ही होंगे कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं उसी को अपनाना, या कह सकते हैं कि पुराने पुरखे लोग जो भी अपनाए थे उसी चीज़ों को अपनाना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवादी, या कहते हैं रूढ़िवादी सोच। उसी तरह लेखांकन में रूढ़िवादी प्रथा क्या कहती है कि रूढ़िवादी प्रथा का मुख्य उद्देश्य किस पे फोकस है, भावी हानि को क्या करती है, भावी हानि को तो ध्यान में देती है। यानी भावी हानि अगर कुछ होने वाली है तो उसका लेखांकन आपके अकाउंटिंग में कर देना चाहिए या अपने लेखे में कर लेना चाहिए, पर भविष्य में क्या लाभ होने वाले हैं उसका लेखा नहीं करना चाहिए। इसी के अनुसार जो हम लोग इसमें एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कि जो भी स्टॉक होता है उसको हम लोग बाजार मूल्य और मार्केट मूल्य में जो भी कम होता है, लागत मूल्य और बाजार मूल्य में जो भी कम होता है, हम लोग उसी पे लेखांकन दर्ज करते हैं या उसी पर लेखा करते हैं। हम लोग लाभ को नहीं, हानि को यहाँ पे क्या किया गया, ध्यान में दिया गया। उसी तरह हम लोग जब कोई संपत्ति को लाते हैं, स्थायी संपत्ति को लगाते हैं, तो ह्रासित मूल्य उस पर क्या किया जाता है, हमेशा एक दर पे घटाते चले जाते हैं और उसी ऐतिहासिक मूल्य पे हम लोग ह्रास को लगाते हैं। तो ये कुछ मुख्य विशेष इसके उदाहरण हैं।
जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि ये किस विचारधाराओं की या किन प्रथाओं के अनुरूप है, तो क्वेश्चन दे सकता है। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इन कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट से, बहुत ही ईजी ये आपका पॉइंट या कह सकते हैं भाग है। इसलिए इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे नॉर्मली कि स्टॉक का लागत या बाजार मूल्य पर कम मूल्य पर दिखाना ये किन प्रथाओं के अंतर्गत शामिल है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, रूढ़िवादी प्रथा, एकरूपता प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण प्रथा, महत्वपूर्णता की प्रथा वगैरह वगैरह जैसे भी। तो उसमें से आपको सही प्रथा को चुनना होगा। तो इस प्रथा का सिंपल सा एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि रूढ़िवादी प्रथा वो प्रथा है जो भविष्य की हानियों को तो ध्यान में रखता है पर भविष्य के लाभों पर फोकस नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल मुख्य जैसे हमने बताया स्टॉक का, ह्रास का, तो ये कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं। इसके एक एग्जाम्पल और है कि संदिग्ध ऋणों पर तो ध्यान देता है, संदिग्ध ऋणों पे तो ध्यान देता है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं बैड डेब्ट्स जो हो सकते हैं उन पे ध्यान देता है। इसीलिए हम लोग प्रोविजंस जो बनाते हैं बैड डेब्ट पर वो इसी प्रथा के अनुसार हम लोग फोकस करते हैं। तो आशा करते हैं ये वाली प्रथा आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग दूसरी प्रथा की बात करते हैं जो मुख्य मुख्य हमारी जो है वह है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, ये फुल डिस्क्लोजर क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा ये सिंपल सा आपका यही चीज है कि हम लोग जो लेखा करते हैं वो किन के लिए करते हैं, किन किन पक्षों के लिए करते हैं। तो वो हो गए आपके पहले तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जो भी शेयर खरीदे वो, फिर दूसरे जो आपके जनता है या कह सकते हैं समाज, उनके लिए, समाज को सूचना देने के लिए, फिर जो पैसा लगाए हैं आपके संस्था में वो लेनदार हुए, ऋणदाता हुए, उनके लिए, और फिर जो आपसे कुछ आशा लगा के बैठे हैं या कह सकते हैं गवर्नमेंट्स बॉडी हो गए, उन सभी को क्या होता है ये सही जानकारी प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है अकाउंटिंग का मूल उद्देश्य होता है। तो वहाँ पे ही ये इस प्रथा के अंतर्गत यही दिखाया गया है कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। अगर किसी भी तथ्य को यहाँ पे छुपाया ना जाए, वो पूर्ण रूप से लेखा में प्रदर्शित हो, और जिससे जितने भी आपके लेनदार, देनदार या विनियोजक हैं उनको सही जानकारी मिल सके। इस प्रथा की यही मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। और इसी प्रथा के अनुसार जो हम लोग लाभ हानि खाता या चिट्ठा बनाते हैं तो उसमें हम लोग साथ में कुछ नोटिफिकेशंस भी लिखते हैं कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो वहाँ पे इसका तात्पर्य इसी प्रथा के अनुसार हम लोग अपनाते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट प्रथा की बात करें तीसरी, तो तीसरी प्रथा है आपकी एक रूपता की प्रथा। एक रूपता की प्रथा, ये प्रथा क्या है? एक रूपता की प्रथा को अगर हम लोग कहें कंसिस्टेंसी की प्रथा या आपका कन्वेंशन। ये प्रथा क्या है? होता क्या है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें एक वित्तीय वर्ष में अपनाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ें हम लोग एक वित्तीय वर्ष में लेके चलें, वही चीज़ हम लोग क्या करें, लगातार उसी नियम को अपनाते हुए उसी नियम के अनुसार हम लोग अगले साल भी वही नियम के अनुसार अपने लेखों को प्रदर्शित करें। ये नहीं कि इस साल कोई और नियम के अनुसार हम लोग स्टॉक का मूल्यांकन किए और अगले साल किसी और नियम के साथ, इस साल हमने डेप्रिसिएशन किसी एक अलग नियम से किया या अलग मेथड से लगाया और अगली साल किसी दूसरे मेथड से लगाया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक रूपता की प्रथा का मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी वित्तीय लेखे इस वर्ष जिस नियम के अनुसार बनाए हैं, जिस भी विधि से बनाए हैं, उसी विधि से निरंतर आगे भी हम लोग उसी विधि से अपने चिट्ठे को या अपने खातों को तैयार करेंगे। यही है आपकी एक रूपता की प्रथा। फिर बात आती है नेक्स्ट, जिसे हम लोग चौथा कहेंगे। तो चौथा आपका फोर्थ है महत्वपूर्णता की प्रथा। महत्वपूर्णता की प्रथा
महत्वपूर्णता की प्रथा, जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियलिटी कन्वेंशन। ये क्या है? महत्वपूर्णता की प्रथा होता क्या है कि एक शब्द जो कि कानून के बुकों में आप नॉर्मली देखे होंगे, डी मिनिमिस नॉन कोरेट लेक्स। इसका तात्पर्य यही होता है कि कानून उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा जो किसी सुनवाई के लिए अमहत्वपूर्ण हो। उसी तरह महत्वपूर्णता की प्रथा भी है कि जो आपके लेखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मद नहीं है या बहुत महत्वपूर्ण मद इन लेखों पर प्रदर्शित नहीं है, तो उन मदों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन या उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा ये एक महत्वपूर्णता की प्रथा को कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो महत्वपूर्णता की प्रथा कहता है कि जो महत्वपूर्ण हो उन्हीं को हमको अपने लेखों में शामिल करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण नहीं है, या कह सकते हैं जो बहुत छोटी मदें हैं, जो लेखे के लिए बहुत नगण्य मूल्य की हैं, तो उनको हम लोग लेखों में ले आकर उनकी लेखों में जटिलता नहीं लानी चाहिए। जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें तो आप लोग एक यानी खाते बनाए जाते हैं जिसे हम लोग पेटी कैश अकाउंट कहते हैं। उसमें उन छोटी छोटी मदों को एक साथ ले आके उसी खाते के अंतर्गत सब चीज़ रख देते हैं और एक मूल्य उस खाते में ट्रांसफ़र किए रहते हैं। उसी मूल्य से सभी छोटी छोटी मदों को पूरा किया जाता है। तो वहाँ जटिलता को कम करने के लिए हम लोग पेटी कैश अकाउंट बना लेते हैं। उसी तरह ये महत्वपूर्णता की प्रथा उसी के अनुसार है कि हम लोग उन छोटी छोटी मदों को ध्यान ना दें, केवल महत्वपूर्ण मदों को यहाँ पे ध्यान दें। फिर अगर हम लोग पांचवा देखें तो पांचवे के लिए आपका पांचवा आपका है महत्वपूर्णता की प्रथा के बाद आपका जो है शुद्धता की प्रथा। शुद्धता की प्रथा शुद्धता की प्रथा। अब ये क्या है शुद्धता की प्रथा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी की कन्वेंशन। ये क्या है? शुद्धता की प्रथा का तात्पर्य यही है कि हम लोग जो भी सूचनाएं लिखें या जो भी लेखा में सूचनाएं प्रदर्शित करें वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? शुद्ध हो और सत्य हो। यानी कि पूर्ण रूप से वो सत्य हो और उन्हीं के अनुसार हम लोग जो भी साक्ष्य हों, जो भी लेखे के साक्ष्य मौजूद हों, उन्हीं के अनुसार हम लोग लेखे करें। यानी कि हम किसी भी लेखे के पीछे परिप्रेक्ष्य में उसका प्रमाण दे सकें और सभी चीज़ों को क्या करें? शुद्ध रूप से प्रदर्शित करें, जिससे लेखे की सही स्थिति प्रकट हो सके, या कह सकते हैं कि हमारे चिट्ठे की सही स्थिति प्रकट हो सके और हम कोई भी गलत सूचनाएं इसमें प्रदर्शित ना करें, या कह सकते हैं कि हम इसे पूर्ण रूप से संबंधित रखें। इसी को हम लोग कहते हैं शुद्धता की प्रथा। जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें कि होता क्या है कि बहुत सी कंपनियां अपनी लेखों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं, या जैसे कह सकते हैं विंडो ड्रेसिंग करके दिखाती हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं शुद्धता की प्रथा। अगर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं 6, तो है ऐतिहासिक लेखा प्रथा। ऐतिहासिक लेखा प्रथा ये कैसी प्रथा है? जिसे हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कैसी प्रथा है, इसके बारे में सोचते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो भी संपत्ति, स्थायी संपत्ति लेके आते हैं, उसे हम लोग वर्तमान मूल्य पर ना दिखाकर किस में दिखाते हैं?
बल्कि हम लोग ऐतिहासिक मूल्य पर ही उस संपत्ति को दर्ज कराते हैं। अगर वो भविष्य में कोई हम लोग भविष्य में खाते को देखते हैं तो वो संपत्ति वास्तव में उसका मूल्य कुछ कम हो जाता है या बढ़ सकता है। अगर भूमि ना हो तो उसके अलावा जो भी संपत्ति उसके मूल्य घटते ही है। तो होता क्या, हम लोग उस मूल्य को ना दिखाकर या बढ़े हुए मूल्य को ना दिखाकर हम लोग ऐतिहासिक मूल्य को ही यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग स्थायी संपत्ति को उसी मूल्य पर ध्यान देते हैं। हम लोग उसी मूल्य पर ह्रास भी लगाते हैं ऐतिहासिक मूल्य पर। इससे क्या होता है कि ये हमारे चीज़ों को बढ़ा कर या कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड करके कोई चीज़ों को संपत्ति में नहीं दिखा सकते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारी जो लेखें होती हैं, चिट्ठे होती हैं, वो सही स्थिति प्रकट करती हैं कंपनी की। तो यही है ऐतिहासिक लेखा की प्रथा। सिंपल सिंपल प्रथाएं हैं, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रथा को अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करता है, नकारता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आगे आने वाली मदों में जो भी इंक्रीजमेंट होती है उनको हम लोग शामिल करके लिखते हैं। तो वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। आपके एक सिलेबस में दिया होगा वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, उसको हम लोग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। आपकी जो लास्ट आपकी प्रथा है वो है आपकी लेखांकन अवधि की प्रथा। लेखांकन अवधि की प्रथा जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की प्रथा। देखिए बहुत सी बुकों में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, पर हम लोग यहाँ पे मेन जो प्रथाएं हैं जो लेखों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं की हम प्रथाओं को ध्यान दे रहे हैं। लेखांकन अवधि की प्रथा क्या कहलाती है कि हर लेख या हर एक कंपनी की एक निश्चित टाइम पीरियड होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, या तो वो एक वित्तीय वर्ष हो या एक वित्तीय वर्ष की कोई भी समय सारणी हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो या 1 अप्रैल से 31 मार्च हो, वो कोई भी हो, पर एक समय अवधि हो जिसके अंतर्गत हम अपने आप को, अपने लेखों को मूल्यांकित या कह सकते मूल्यांकन कर सके अपने भावी वर्षों से। इसीलिए हम लोग इसे वित्तीय वर्षों के जो होते हैं उसको हम लोग लेखांकन अवधि बोलते हैं, या कह सकते हैं एक लेखांकन अवधि से हम लोग किसी अन्य कंपनी के लेखांकन अवधि से तुलना करके हम अपनी को आंक सकते हैं, या अपने के ही कंपनी के लेखों को अगले वर्ष के लेखांकन वित्तीय वर्षों से इस वर्ष को मूल्यांकित कर सकते हैं। तो हम लोग एक निश्चित समय के अंतर्गत ही किसी चीज़ को आंक सकते हैं, ना कि लंबे अंतराल से चलते चले जाने पर हम लोग कोई चीज़ आंक नहीं सकते। जैसे कि